तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं, और लगभग लोग जानते भी होंगे, कि 22 जनवरी साल 2024 को जो अयोध्या का राम मंदिर है उसका भव्य उद्घाटन, उसके बाद जो श्रद्धालु हैं उसमें दर्शन करने जा सकते हैं। अब इस कहानी में और तमाम चीज़ों में ये क्यों बता रहा हूँ, अब राम मंदिर से इस चैनल का क्या लेना देना। तो दरअसल अब कई लोगों का सवाल आता है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए था लेकिन एक मौका लगा तो मुझे लगा एक बार क्लियर कर दें। कई लोगों का एक सवाल अक्सर उठता है कि राम मंदिर से या फिर कोई भी मंदिर बनने से फ़ायदा क्या होगा, क्या उससे नौकरी मिल जाएगी, क्या उससे कोई लाभ होगा। तो अगर भारत में कोई चीज़ होती है, चाहे वो फ्री में किसी को सुई मिले, किसी को कोई चीज़ मिले, कोई सड़क बन जाए, तो कहीं सरकार अपनी जेब से नहीं देती, वो पैसे हम ही लोगों की जेब से जाते हैं, हमारे टैक्सेस से, अलग अलग जगहों से। और इन्हीं में से एक सोर्स है सरकार की इनकम का, और बहुत बड़ा सोर्स है, वो है मंदिर। अब मंदिर में जो चढ़ावे चढ़ते हैं, उन चढ़ावे पे सीधा जो हक होता है वो सरकार का होता है। तो सरकार उन पैसों को लेती है, उन्हीं पैसों को फिर अलग अलग योजनाओं में लगाती है। तो राम मंदिर तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, पूरी दुनिया में उसकी धूम है। एक राजस्थान के उदयपुर में एक जगह लगती है संभाग, और इसी संभाग में एक मंदिर है सांवरिया सेठ मंदिर। और इसी सांवरिया सेठ मंदिर में अगर बात करूं आपको तो बड़ी हैरानी होगी कि 4 दिन के अंदर 17.20 करोड़ रुपए, यानी 17 करोड़ 20 लाख रुपए चढ़ावा चढ़ा है। इतना चढ़ावा कि जब गिनने की बारी आई तो 4 दिन तक लगातार मशीनें गिनती रही, और 4 दिनों तक इन मशीनों ने जब गिनती पूरी की तो पूरा आंकड़ा जो है 17 करोड़ 20 लाख रुपए पहुंच गया एक मंदिर से। और इस पैसे पे किसी और का नहीं, सीधा सीधा सरकार का हक हुआ। तो सोचिए, न जाने कितने मंदिर हैं, न जाने कितनी ऐसी धार्मिक जगह हैं जहाँ से सरकार की ऐसी इनकम होती है। और इसमें सबसे अच्छी बात आप ये समझिए कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है मंदिर, अगर सरकार इसको बिजनेस के रूप में भी देखें। ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट कुछ करनी नहीं है, मंदिर बन गया तो सालों साल चलता रहेगा। थोड़ी मोड़ी दिक्कत होगी तो जो श्रद्धालु हैं वो खुद ही रिपेयर कर लेंगे, सरकार के पास मदद मांगने आएंगे नहीं। हालांकि कोई दिक्कत मंदिरों में होती भी नहीं है, और जो भी पैसा आएगा वो लगातार सरकार की जेब में जाएगा। तो अगर सरकार ने कुछ योगदान दिया भी तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट। वैसे कोई मंदिर, जहाँ तक मेरी जानकारी, सरकार के रहमो करम पे बना भी नहीं है। तो जो लोग पूछते हैं कि क्या फ़ायदा होगा मंदिर बनने से, तो फ़ायदा इतना बड़ा है कि आप स्वयं देखिए कि एक नॉर्मल मंदिर सांवरिया सेठ जी का, उसने भी 17 करोड़ रुपए इकट्ठा करके श्रद्धालुओं से सरकार को दे दिया कि जाओ जो कर सकते हो करो, और उसका कोई हिसाब देना भी नहीं है। तो कितना प्रॉफिट है, क्या चीज़ें हैं, वो आप स्वयं समझ सकते हैं। तो मुझे लगा आज ये न्यूज़ जब मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए कि हाँ, मंदिरों से क्या फ़ायदा होता है। जिन लोगों को लगता है कि मंदिर से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो शायद अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो समझेंगे, नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जिस मानसिकता के साथ जी रहे हैं जिए, उसी मानसिकता के साथ उनके जीवन का पतन भी हो जाएगा। खैर, अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो अभी मानसिकता, नैतिकता, ये तमाम मोटे मोटे शब्द मैंने बोले। आज की कहानी आप सुन लीजिए, आपको लग जाएगा कि शायद संसार में इन शब्दों के जो मायने हैं बचे ही नहीं हैं। मानसिकता, नैतिकता, रिश्ते नाते, इन तमाम चीज़ों का पतन हो चुका है। कहानी साल 2023 की है, कहानी 7 जून की है। दरअसल यूपी में एक जगह लगती है हाथरस, आप लोगों ने सुना होगा। और इसी हाथरस में एक गांव है नगला गांव, और इसी नगला गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक बुजुर्ग शख्स, उनका एक 47 साल का बेटा जिसका नाम दुर्गेश कांत, एक बेटी थी दुर्गेश कांत की जो लगभग 13-14 साल की थी, एक बेटा था। परिवार में टोटल 4 लोग और दुर्गेश कांत की बीवी थी, यानी 5 लोग। दुर्गेश कांत पेशे से टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे। साथ ही दुर्गेश कांत के जो फादर थे वो एक वैद्य थे। तो ठीक ठाक पैसा था, पूरे इलाके में ठीक ठाक नाम था, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। जो पिता था वो बेचारा अपने काम पे, अपनी ड्यूटी पे सुबह निकल जाता, यानी दुर्गेश कांत। निकलने के बाद शाम को ही आते। इधर जो इनकी बीवी थी वो एक आंगनबाड़ी में थी, तो इस वजह से वो भी अक्सर पोलियो पिलानी, ये तमाम चीज़ें करने जाया करती। जो उनके फादर थे दुर्गेश कांत के, वो वैद्य थे। तो अभी गाँव में किसी को कोई दिक्कत होगी तो वहाँ चले जाते। बाकी घर में 2 बच्चे थे, वो अपना पढ़ाई लिखाई में बिजी रहते। ऐसे ही ज़िंदगी ठीक ठाक गुजरती रही। लेकिन इसी बीच एक तारीख ऐसी आती है जिस तारीख को इस पूरे परिवार की खुशियों को ऐसी नज़र लगती है कि पूरा परिवार तबाह हो जाता है। और वो तारीख थी 7 जून की। दरअसल 7 जून साल 2023 को जो दुर्गेश कांत थे
उस दिन छुट्टी थी, जून का महीना था, तो अपने घर पे बैठे हुए थे बाहर। इनके जो फादर थे इत्तेफाक से कहीं किसी को कोई दिक्कत थी तो वहाँ गए हुए थे। पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही थी तो इनकी बीवी वहाँ गई थी। और साथ ही जब ये तमाम चीज़ें होती है तो दुर्गेश कांत भी बाहर निकल जाते हैं, किसी चौराहे पे जाके बैठते हैं। अब घर में इनकी बेटी है और एक बेटा है, टोटल 2 लोग। थोड़ी देर बाद जो बेटा है वो भी खेलने निकल जाता है। अब बेटा जब खेलने निकलता है तो घर में अकेली बचती है बेटी। बेटा बाहर खेल रहा, आधे 1 घंटे तक खेलता है और खेलने के बाद जब दोपहर की धूप चमकती है तो वापस घर पे आता है। और जब घर के अंदर आता है तो घर के अंदर आने के बाद उसे महसूस होता है कि जैसे घर में कोई और है, यानी उसकी बहन तो थी ही, ऐसा उसे लगा कि जैसे कोई और लड़का भी है। अब उसे ताजुब हुआ। अब ताजुब हुआ तो घर के अंदर वो अपनी बहन के कमरे में देखने गया। अब कमरे में देखने गया तो देखता है कि सच में एक लड़का वहाँ उसकी बहन के साथ बैठा हुआ है। अब ये चीज़ जैसे ही भाई देखता है फ़ौरन गुस्सा करता है उस लड़के को, कहता है कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो। इतनी कम उम्र थी नहीं, लड़का समझ जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये लड़का कुछ कह पाता, कुछ समझ पाता, फ़ौरन वो लड़का इसको पकड़ता है जो लड़की के साथ बैठा था। पकड़ने के बाद इसको एक कमरे में लेके जाता है, जाने के बाद उसको बंद कर देता है। अब कमरे में वो लड़का बंद है, लगातार चिल्ला रहा। इधर ये दोनों एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। इधर लगातार बेटा चिल्ला रहा, इधर जो बहन है वो ऐसे घिनौने काम कर रही। चीख पुकार बाहर तक पहुंची और दुर्योग ही कहेंगे, संयोग तो नहीं कहेंगे। जो पिता था चीख पुकार सुन के घर की तरफ आ जाता है। घर के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि उसका बेटा कमरे के अंदर चिल्ला रहा। उसको बाहर निकालता है। निकालने के बाद अब फ़ौरन पूछता है कि किसने तुमको बंद किया, क्या मामला है। तो बेहद घबराए हुए आवाज़ में अपनी बहन की कमरे की तरफ वो इशारा करता है। अब कमरे की तरफ इशारा हुआ, पिता जाके दरवाज़ा पीटता है। पीटने के बाद अंदर से वो दोनों लोग निकलते हैं और ऐसे हालत में निकलते हैं कि उसे देखने के बाद पिता की आंखें खुद शर्मसार हो गई। फ़ौरन गुस्सा करता है, चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि तुमने इस पूरे परिवार की इज्जत को रौंद के रख दिया। अब कायदे से यहाँ बेटी को शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन ना ही बेटी शर्मिंदा होती है ना ही कोई रिएक्शन देती है। अचानक से एक लोहे का रॉड उठाती है और उठाने के बाद अपने पिता के सर पे तेज़ी से मारती है। अब वार इतनी तेज़ी के साथ था कि वो जो रॉड लगा तो पिता वहीं बिस्तर पे गिर गया। और ये चीज़ जब भाई देखता है तो 15-16 साल उसकी भी उम्र। अब ये दोनों लोग जैसे उसकी तरफ बढ़ते हैं तो फ़ौरन घर से भागता है और भागने के बाद चला जाता है अपने दादा को बुलाने, जो गए थे गांव में वैद्य का काम करने। इसके बाद इधर ये दोनों लोग अपने पिता को, यानी लड़की का प्रेमी और लड़की दुर्गेश कांत को बिस्तर पर लेटाती है और लेटाने के बाद बहुत ही बेरहमी के साथ चाकू से पहले सीने पे वार करती है और अंत में गर्दन पे चाकू फिरा देती है और गर्दन काट देती है। अब जैसे गर्दन काटती है तो खून के फुहारे निकले। 1-2 मिनट में दुर्गेश कांत की मौत। इतनी ही देर में जो भाई था अपने दादा को बुला के लेके आया कि दीदी ऐसा ऐसा कर रही है। दादा बेचारा भागा भागा पहुंचा। पहुंचने के बाद अंदर जब देखता है तो देखता है कि बेटी के हाथ में शरिया है और वो लड़का जो खड़ा है उसके हाथ में एक रॉड है। अब ये दोनों लोग जैसे कुछ करने के हुए फ़ौरन इन लोगों ने यानी लड़की ने, उसके बॉयफ्रेंड ने इन दोनों पे हमला करने की कोशिश की। जैसे तैसे करके इन लोगों ने अपना बचाव किया और बचाव करने के बाद जब तक ये कुछ समझ पाते वो दोनों वहाँ से फरार हो गए। अब जो दुर्गेश कांत का फादर था वो कमरे में आता है, अपनी बेटी की लाश देखता है, चीखने चिल्लाने लगता है। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, लेके हॉस्पिटल जाया जाता है। लेकिन तब तक शायद काफ़ी देर हो गई थी, जान बची नहीं थी। मामला पुलिस में गया। अब पुलिस में गया तो पुलिस वाले भागे भागे आए। भागे भागे आने के बाद अब सबसे पहले फॉरेंसिक की टीम पहुंची, जांच पड़ताल शुरू हुई। जब जांच पड़ताल शुरू हुई और पूछताछ हुई तो कोई ज़्यादा पूछताछ, कोई सबूत, कातिल ऐसा भी नहीं था कि कातिल के बारे में पता करना था कि कौन हो सकता है। बस 2 सवाल थे कि कातिल है कहाँ और बेटी ने अपने बाप को मारा क्यों। अब इन्हीं दोनों सवालों के पीछे पुलिस वाले पड़े थे। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई। पोस्टमार्टम में भी क्लियर आ गया कि गला रेत के और सर पे भारी चीज़ से वार करके हत्या हुई है। तमाम चीज़ें क्लियर थी, बस लड़की मिल जाए, मोटी मिल जाए, वो लड़का कौन है ये पता चल जाए, मामला सिंपल। तो सबसे पहले लड़की का वो लड़का कौन था, वो बॉयफ्रेंड कौन था, ये जानने के लिए घर वालों से पूछताछ हुई कि आखिर वो लड़का है कौन और कहाँ से आया है। और इत्तेफाक देखिए कि जब घर वालों से पूछताछ हुई तो ना तो भाई पहचानता था ना ही दादा पहचानता था। लड़का कौन था, कहाँ से आया था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। दूसरा सवाल फिर पूछा गया कि क्या लड़की कोई फ़ोन यूज करती है, तो माँ बाप तो थे नहीं,
दादा ने बताया कि हाँ, फ़ोन यूज करती है। अब फिर सवाल कि फ़ोन कहाँ है, शायद उससे कुछ क्लू मिल जाए। तो जब फ़ोन की तलाशी ली गई तो पता चला फ़ोन गायब है। अब लड़की गायब है और लड़का कौन है पता नहीं है। पुलिस वाले अब एक काम करते हैं कि आसपास के जितने बस स्टैंड थे, आसपास के जितने रेलवे स्टेशन थे, वहाँ पे इस लड़की की तस्वीर भेज देते हैं कि ये लड़की ऐसे ऐसे करके फ़रार हुई है और अगर कहीं दिखाई दे तो इसको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। अब पुलिस वाले ये करके हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं कि शायद कहीं से कोई जानकारी मिले। लेकिन 1-2 दिन गुजर गया, ना ही किसी रेलवे स्टेशन से मिला, ना ही किसी बस स्टैंड से मिला, कहीं भी कोई जानकारी नहीं, कहीं भी कोई सबूत नहीं। पुलिस वाले आसपास के थानों में भी इत्तला करते हैं, वहाँ से भी कोई बात नहीं बनी। आसपास के ज़िलों में भी इत्तला कर देते हैं कि शायद वहाँ से भी कुछ मिल जाए। लेकिन जब कहीं से कोई सबूत, कहीं से कोई क्लू नहीं मिला कि लड़की कहाँ गई, और लड़के का नाम था नहीं, उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, तो फिर पुलिस वालों ने अलग बगल बगल के जितने राज्य थे वहाँ पे इत्तला कर दिया कि वहाँ पे अगर कोई ऐसा लड़का ऐसी लड़की के साथ दिखाई दे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, चूँकि ये दोनों कत्ल करके भागे। अब आसपास के राज्यों में जब इत्तला की गई, बिहार में, उत्तराखंड में, पंजाब में, दिल्ली में, तो ऐसे ऐसे जगहों पे जब इत्तला की गई तो पुलिस वालों ने फिर अब तस्वीरों को चेक किया। उसके बाद वहाँ के लोगों ने भी नज़र गड़ानी शुरू की कि अगर कोई दिखाई दे तो गिरफ्तार कर लें, क्योंकि बाप को मार के भागी, मामला गंभीर था। तो ऐसे ही हरिद्वार की पुलिस एक दिन पेट्रोलिंग कर रही थी और पेट्रोलिंग करते करते अचानक से उनके सामने ये दोनों आ जाते हैं, यानी ये लड़की और वो लड़का। अब पुलिस वालों के पास 1-2 दिन पहले तस्वीर आई थी, तो पुलिस वालों ने फिर जब तस्वीर मैच की और उन्हें लग गया कि ये दोनों तो वही हैं, तो फ़ौरन इनको हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करके अब इधर जो हाथरस की पुलिस थी उनको इत्तला किया गया कि भैया मिल गई है, आके लेके जाओ। उसके बाद ये लोग जाते हैं, जाने के बाद गिरफ्तार करके वहाँ से लाते हैं और लाने के बाद जब पूछताछ शुरू हुई कि तुमने अपने फादर को क्यों मारा और पूरी वजह क्या थी, तो जो कहानी निकल के सामने आई वो कहानी इतनी घिनौनी है कि अगर साफ शब्दों में मैं सुनाऊँ तो शायद चैनल की गरिमा पे भी फ़र्क पड़ जाएगा। और यहीं से कहानी अगर ओवरऑल सुना दूँ तो लगभग 1 साल पहले पहुँच जाती है, साल 2022 में। दरअसल साल 2022 में लड़की जो थी, अब नाबालिग है तो नाम ले नहीं सकता, ये 9th क्लास में पढ़ती थी और वहीं पे अक्सर जिस स्कूल में ये जाया करती, ठीक ठाक पैसा था तो ठीक ठाक स्कूल में भी जाती थी, ठीक ठाक कपड़े पहनती थी। तो इसी दौरान इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। लड़का इसी उम्र में थोड़ा सा बड़ा था। अब उसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई, बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी, दोनों में दोस्ती हो गई। तो जब दोस्ती हुई तो नंबर वगैरह भी एक्सचेंज हुआ। शुरुआत में ये अपने मम्मी के नंबर से, पापा के नंबर से चोरी छिपे बात करती। बात का सिलसिला भी बहुत कम होता, कभी ट्यूशन वगैरह होता तो वहाँ मिल लेती। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती रही। लेकिन दोनों कभी एक दूसरे से उस तरीके से मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि गांव का मामला था, ऐसी जगहों पे माँ बाप जाने भी नहीं दे रहे थे। बस स्कूल जाओ, स्कूल से वापस आओ, कोचिंग जाओ, कोचिंग से वापस आओ। ऐसा थे नहीं कि घंटे 2 घंटे के लिए कहीं से निकल पाए। शहर ये जा नहीं सकते थे, गांव में कोई ऐसी जगह मिल नहीं रही थी। ये दोनों लगातार प्रयास कर रहे थे कि कब मुलाकात हो जाए और कब एक दूसरे के साथ ठीक ठाक तरीके से मिला जाए। वक्त गुजरता रहा, मौका मिला नहीं। लेकिन इसी बीच 7 जून को जब इन दोनों को भनक लगती है, और ख़ासकर लड़की को, कि मम्मी आज पोलियो बूथ पे गई हैं, वहाँ पे पोलियो पिला लें, पापा आज वैद्य के काम से, दादा जो हैं वो गए हैं, और पापा भी मार्केट गए हैं और घंटों तक कोई आने वाला नहीं है। तो फिर लड़की ने उस लड़के को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि घर पे कोई नहीं है और 2 घंटे का वक्त है, जल्दी से आ जाओ। अब लड़का भी फ़ौरन आता है। आने के बाद दोनों घर के अंदर जाते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। लेकिन इसी दौरान लड़की का भाई आ जाता है। अब ये तमाम चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों की गहराई को समझें। अब जब लड़की का भाई आया और उसने पकड़ा, तो इनके पास ऑप्शन था कि लड़के को भगा देते या फिर कहते कि नहीं अब जाओ, नहीं मुलाकात पॉसिबल है। लेकिन लड़का तो छोड़िए, लड़की भी जिद पे थी कि नहीं आज मिलना ही है और हम दोनों एक दूसरे के साथ आज अपनी जो रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद को मुकम्मल करके रह मानेंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने लड़के को कमरे में बंद किया, ताकि 1-2 घंटे में पिता जब तक आएंगे तब तक बंद रखा जाएगा, तब तक काम हो जाएगा। लेकिन इधर जब लड़का चीखने चिल्लाने लगा तो पिता संयोग से आ जाता है, और आने के बाद जब चीख पुकार सुनी तो वो आता है और बेटे को खोल देता है। इसी दौरान जब उसे पता चला कि बेटी किसी के साथ है, तो बेटी जो थी उसके जहन में आता है कि अब पिता ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद मारेंगे पीटेंगे चाहे जो करेंगे, लेकिन अगर इनके चंगुल में मैं आ गई और फंस गई तो मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वाएंगे और इस लड़के से मैं दोबारा कभी मिल नहीं पाऊंगी। इसलिए इनके जहन में आया कि क्यों ना इसको मार दें और मारने के बाद भाई को फिर से कैद कर दें और जो अपने जिस्मानी ताल्लुकात बनाने हैं उसको मुकम्मल कर लें।
तो उसके बाद इस लड़की ने अपने पिता के चेहरे पे पीछे से धोखे से वार किया रॉड से, और इतनी देर में जब वो गिरने लगा तो जो प्रेमी था वो चाकू लेके आता है, और चाकू लेके आने के बाद फिर बहुत ही बेरहमी के साथ दोनों ने दुर्गेशकांत का गला काटा। और ये उम्मीद थी कि अगर वो भाई खड़ा रहा होता तो उसको भी मार देते, और मारने के बाद ये पूरा मामला दफन कर देते। लेकिन जब पिता को उसने मारा तो भाई समझ गया कि जब ये अपने बाप को ही मार दे रही तो मेरी क्या हैसियत, लिहाजा वो डरता है, और डरने के बाद भागता है, और भागने के बाद अपने दादा को बुला के लाता है। अब कहानी अगर साफ शब्दों में देखें तो 2 शब्द की थी, लेकिन जो इतनी लंबी मैंने इसलिए सुनाई ताकि आप उस कहानी की नैतिकता को समझें कि पहले तो भाई ने पकड़ा, चाहते तो वहाँ भी बच बचाव कर लेते, ऐसा नहीं था कि लोग गिर गए थे। पिता ने पकड़ा तो भी लड़का भाग सकता था, धक्का दे सकता था, दोनों ऐसे भाग सकते थे। लेकिन इनके जहन में ये था कि चाहे जैसे आज हम लोग मिलेंगे और एक दूसरे के साथ ही अब जीना मरना है। इस वजह से इस 10th की लड़की थी ये, इसलिए नाम भी नहीं ले सकता, अपने प्रेमी के साथ अपने पिता को इस कदर मौत के घाट उतार दिए। अब यहाँ से एक दूसरी कहानी आप समझिए। ये तमाम चीज़ें जब हो गई और मामला कोर्ट में जाएगा तो लड़की इस कदर नाबालिग है कि इसके ऊपर बामुश्किल 3 साल जेल की कहानी बनेगी, और लड़का शायद 16 साल का, 16-17 साल का। तो ये एज ए एडल्ट इसके ऊपर ट्रायल हो सकता है, लेकिन सोचिए कि बुलाया लड़की ने, सारा कांड किया लड़की ने, लेकिन लड़की 3 साल या फिर कुछ जुर्माना दे के बाहर निकल जाएगी, और जो लड़का है वो लंबा नप जाएगा। तो ये भी एक पहेली ही है इसमें। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।